बेसिक पीएनसी का मीनिंग सबको क्लियर होगा? किसी को बेसिक पीएनसी के मीनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने सर्कुलर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के बेसिक सारे के सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस। अगर मैं ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस की बात करता हूं तो इसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे हम सेट्स लिखते थे, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे? 2n। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी लगने वाला है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो यहां से हमें ये बात समझनी है कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, लेट्स से n एलिमेंट्स हैं, तो पहला जो केस मैं कर रहा हूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट out of n different objects. I'm talking about out of n different objects. n हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमने n एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को क्या करना है, एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो कितने वेज से हम लिख सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं? तो either we can select it or we can reject it. Total number of subsets was 2 raised power n. तो ऐसे ही एक सिंपल सी बात है, जो जो एलिमेंट्स मैं लिख रहा हूं दैट इज सिलेक्टेड, बाकी सारे क्या हो गए? रिजेक्टेड। तो अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है तो मैं कितने वेज से एक या एक से ज्यादा एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता हूं? अगर हम बात करें 2 रेज्ड पावर n इज द टोटल केसेस इन विच 5 वाज देयर। सो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 2 रेज्ड पावर n माइनस 1। क्योंकि 2 रेज्ड पावर n का मीनिंग क्या है कि आप 0, 1, 2, 3 कितने भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। इफ मेरे पास अगर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से ए बी एंड सी, इफ आई एम हैविंग 3 ऑब्जेक्ट्स, तो हमारे पास अब एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को कितने वेज से सेलेक्ट कर सकते हैं? आइदर एक ऑब्जेक्ट ओनली, आइदर दो, और ऑल द 3। सो दीज आर द नंबर ऑफ वेज, दैट इज 7। और अगर मैं सबसेट्स की बात करूं, एक 5 जरूर रहता था, क्योंकि अब 0 ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? मैं 2 रेज्ड पावर n में से इस 5 को क्या कर रहा हूं? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बिकॉज आई एम सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। मतलब कम से कम एक ऑब्जेक्ट अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे क्या थे? 2 रेज्ड पावर n। तो कितने वेज से हम एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं? दैट इज 2 रेज्ड पावर n माइनस 1। और कितने वेज से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं? दैट इज 2 रेज्ड पावर n। उसमें एक केस ऐसा होगा कि जिसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें दिस 2 रेज्ड पावर n, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस 2 रेज्ड पावर n, इसका मतलब क्या है? सेलेक्टिंग 0 or more object. So I can write it as nc0 plus nc1 plus nc2 till ncn। इसका मतलब क्या? या तो कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, या एक कर रहे हैं, या दो कर रहे हैं, या हमारे पास हम क्या कर रहे हैं? n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका सम हमेशा हमारे पास क्या आता है? 2 रेज्ड पावर n। आइदर वी आर सेलेक्टिंग 1 और 0 और 2 और n, क्योंकि ये बोथ आर द सेम थिंग्स। क्योंकि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ 2 रेज्ड पावर n इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, जिसमें से मैं एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, दो भी एलिमेंट्स हो सकते हैं सेट में, 3 भी हो सकते हैं, और n के n भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास टोटल n एलिमेंट्स हैं, लेट्स राइट a1 a2 an, तो एक एलिमेंट कितने वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं हम? n नंबर ऑफ वेज से, nc1। आइदर आई कैन सेलेक्ट a1 और a2 और a3 और an। तो इन सबको जब ऐड करोगे तो ये हमारे पास आने वाला 2 रेज्ड पावर n। और हमें मिनिमम एक ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट करना है, तो यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं
तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 till NCn, and the value will be 2 raised power n minus 1. So this is how you can select one or more object out of n objects. These n all are the different objects. यहाँ पे ये जो n है, ये हर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंट है. All the objects are different here. Is it clear to everyone? किसी को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है? Any one of you? Am I audible? Yes, sir. So let's move ahead. अब अभी जो हमने डिस्कशन किया वो क्या डिस्कशन किया कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे. अब हम अब हम बात करने वाले हैं p अलाइक ऑब्जेक्ट्स. तो अगर मैं बात करता हूं सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट out of p identical, or you can say that p alike objects, q alike objects, and r alike objects. So इसका मीनिंग क्या है? P एक जैसे ऑब्जेक्ट है आपके पास, Q एक जैसे ऑब्जेक्ट है और R एक जैसे. What do you mean by alike objects? Identical. For example, you are having 5 maths books, 5 NCERT maths of +1, all are same. You are having 5 new NCERTs of maths, five physics NCERT, and 5 chemistry. Let's write 5, 6, 7 ताकि नंबर अलग रहे, कंफ्यूजन ना रहे. So 5 NCERT of maths, 6 physics NCERT and 7 chemistry NCERT. तो अगर हम बात करते हैं पांचों के आपके पास NCERT है. In the first case, all the objects were different. If you were having the 5 maths books, all were different. You can say that these were 5 parts. One was of calculus, other was of algebra, third one was of trigonometry, fourth one was of coordinate geometry, and fifth one is vector and 3D. So all the books are different. But यहाँ पे पांचों बुक्स आपके पास क्या है, सेम है. पांचों की पांचों आपके पास क्या, NCERT ऑफ मैथ्स है. तो क्या यहाँ पे अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ 5C0, 5C1, 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4, 5C5, अंडर रूल तो यहाँ पे कितने केस बनने चाहिए, 2⁵, दैट इज 32. बट क्या होने वाला है अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑल द 5 बुक्स आर सेम. अब मैं 5C1 के 5 वेज नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि अर्लियर बिकॉज ऑल द बुक्स वर डिफरेंट, सो आई कैन, इफ आई एम सेलेक्टिंग ए calculus book, that's a different case. If I am selecting a trigonometry book, that's a different case. If I am selecting a vector 3D book, that's a different case. अब यहाँ पे तो पांचों ही NCERT पड़ी है, चाहे मैं थर्ड बुक निकालूं या फोर्थ बुक निकालूं या फिफ्थ बुक निकालूं, ये 5 केस ना होके ये एक ही केस बन जाएगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि पांचों बुक सेम है. अगर मैं कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर रहा हूं, मेरे पास अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट सेम आ रहा है, मेरे पास वही सेम चीज आ रही है जो मुझे रीड करनी है. मेरे पास 5 अलग अलग बुक्स नहीं है, पांचों बुक्स सेम है. तो मेरे पास क्या है कि वही बुक एक आने वाली है. आइदर आई एम सेलेक्टिंग एनी 2 ऑफ द बुक्स, सो अगेन देयर विल बी ओनली 1 केस, नॉट द 10 केसेस विल बी हियर. क्योंकि कोई भी, अगर मैं वहां पे तो 10 केसेस लिखता, फर्स्ट एंड सेकंड बुक, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट फिफ्थ, ये 4 अलग अलग केस बनते. लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई भी 2 बुक्स मैं निकाल रहा हूं, बिकॉज बोथ द बुक्स आर सेम, सो द नंबर ऑफ केसेस विल बी ओनली 1. तो एक बुक निकालने का एक केस है, 2 बुक निकालने का एक केस है,
जीरो बुक निकालने का क्या है हमारे पास, कोई भी बुक नहीं सेलेक्ट करने का, दैट मीन्स देयर इज वन केस. सो similarly you can write, so how many cases will be there, that is 5 plus 1. अभी मैं वन और मोर देन वन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओनली नॉर्मल बात कर रहा हूं कि 5C0 से 5C5. तो अगर मेरे पास p अलाइक ऑब्जेक्ट्स है तो कितने वेज से मैं p प्लस वन वेज से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूं. कहने का मतलब है कि 0 to p, आइदर आई एम सेलेक्टिंग 0 और आई एम सेलेक्टिंग 1 or I am selecting 2 or I am selecting p out of p. So how many cases will be there, that is p plus 1. So the number of ways of selecting 0 or more books out of p books will be p plus 1 cases. Similarly, out of q there will be q plus 1 cases, and for r there will be r plus 1 cases. क्योंकि वो p books अपने आप में अलग है बट सेम है, q बुक्स सेम है, r बुक्स सेम है. 6 फिजिक्स की एनसीईआरटी दी है हमारे पास, 7 केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, तो ये जो है हमारे पास सेम है. अब ओवरऑल हम क्योंकि तीनों काम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं. व्हेन आई एम सेलेक्टिंग फिजिक्स बुक, देन आई कैन सेलेक्ट मैथ्स एज वेल एज केमिस्ट्री बुक. सो इफ वी आर मेकिंग इट साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास क्या होने वाला है, p plus 1 into q plus 1 into r plus 1. So this will be the number of cases. और मिनिमम एक बुक सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ ऑल द बुक्स. मिनिमम आपको क्या करनी है, एक बुक डेफिनेटली सेलेक्ट करनी है. सो -1. सो ये -1 मैंने किया है क्योंकि आउट ऑफ ऑल द थ्री यू कैन से दैट कि आप ये एक केस वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जब ना तो आप मैथ की बुक सेलेक्ट कर रहे हो, ना फिजिक्स की बुक सेलेक्ट कर रहे हो, ना केमिस्ट्री की. अगर आप यहीं पे ही p प्लस 1 की जगह p केसेस लिख देते तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको एटलीस्ट एक मैथ की बुक भी सेलेक्ट करनी है, एक फिजिक्स की बुक भी सेलेक्ट करनी है, एक केमिस्ट्री की. बट अभी इस केसेस में वो सारे केस आ गए जब आप मैथ की बुक सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, फिजिक्स की कर रहे हो और केमिस्ट्री की कर रहे हो. मैथ और फिजिक्स दोनों की नहीं कर रहे हो, केमिस्ट्री की कर रहे हो. तो selection of one or more object out of all these objects, I'm not talking about you need to select at least one math book, at least one physics book and at least one chemistry book. उस केस में आप p प्लस 1 की जगह p लिख सकते थे क्योंकि आपको एटलीस्ट एक बुक सेलेक्ट करनी ही करनी है. यहाँ पे अब ओवरऑल तीनों जो टाइप है 7 प्लस 6 प्लस 5 दैट इज 18 बुक्स. यू नीड टू सेलेक्ट वन बुक, एटलीस्ट वन बुक आउट ऑफ दीज 18 बुक्स. तो एक ही केस ऐसा बनेगा जब आप एक भी बुक सेलेक्ट नहीं करोगे, और बाकी में हो सकता है कि मैथ की बुक सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, फिजिक्स की बुक सेलेक्ट कर रहे हो, मैथ की और फिजिक्स की नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, केमिस्ट्री की सेलेक्ट कर रहे हो. हाँ, अगर क्वेश्चन होता इन हाउ मेनी वेज you can select at least one maths book out of 5 maths, 6 chemistry and 8 physics book. तो अब मैथ की आपको कम से कम एक बुक सेलेक्ट करनी है. इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट एट लीस्ट वन मैथ्स बुक आउट ऑफ 5 मैथ्स, 6 केमिस्ट्री एंड 8 फिजिक्स. अब क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे 6 केसेस नहीं लिख के 5 केसेस लिखोगे, वहां पे 7 into 9 होगा क्योंकि वहां पे मैंने ये नहीं लिखा है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी कम से कम एक बुक सेलेक्ट करनी है. वो आप 0 बुक्स भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, am I audible? Yes, sir. So 5 into 7 into 9, so the number of ways will be 63 into 5, that will be 315. So the number of ways will be 5 into 7 into 9. So the total number of ways will be 315 for selecting. अब ये जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट कीप इट इन माइंड, आई एम टॉकिंग व्हेन आई विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, 5 मैथ्स अलाइक बुक्स. सारी की सारी मैथ्स की बुक क्या सेम है, 6 केमिस्ट्री अलाइक बुक्स एंड 8 फिजिक्स अलाइक बुक्स आई एम टॉकिंग अबाउट.
इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को इसमें कोई डाउट है? एनी वन ऑफ यू? फाइन। और अगर हमारे पास केस होता, अगर P अलाइक है, ऑब्जेक्ट्स हैं, Q अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड R अलाइक, एंड रेस्ट M डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब ये जो M है ये सभी के सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट एटलीस्ट वन बुक, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट? कितने वेज से आप सेलेक्ट कर सकते हो? P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 इंटू 2⁻m एंड टोटल -1। सो बिकॉज m डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको तो हम 2⁻m वेज से ही सेलेक्ट कर सकते हैं, आइदर MC0, MC1 और MCM। सो ऑल द सम विल बी इक्वल टू 2⁻m। तो इसको तो हम 2⁻m से ही सेलेक्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास P सेम है, Q सेम है और R सेम है, बट M जो है वो डिफरेंट बुक्स है, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ वेज क्या लिखने वाले हैं? P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 इंटू 2⁻m -1 वेज। आर यू गेटिंग दिस? किसी को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। सो लेट्स मूव एट। फाइन। रिस्पॉन्ड तो कर दिया करो कम से कम। यस सर। यस सर। That's good. So let's move ahead. Now the next concept is number of divisor, or you can say that number of factors. So when I say that the number of factors, तो अगर हम बात करें, let's, how many factors will be there of, just I am asking a question, how many factors will be of 480? 480 के कितने फैक्टर्स आपके पास रहने वाले हैं? तो याद सकते हो 480 को 1 to 4 160, 4 into 120, 5 into, I guess 90, 8 into 60, 4, and तक मैंने 8 तो ज्यादा रहने वाला, ये मतलब 16 से तो ज्यादा हो गए, 6 into 30। सो डेफिनेटली कम 18 फैक्टर्स में लिख चुका हूँ। आपका मैक्सिमम आंसर क्या था? 6। हेलो, अब प्रॉपर आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। इट्स फाइन एट द मोमेंट? ओके फाइन। सो यस सर। कम से कम मैं 18 फैक्टर लिख चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 into 480, अब इसमें मैं भी कंफर्म नहीं होगी कि अब तक मैंने सारे लिखे नहीं लिखे हैं। मे बी मैं यहाँ पे 15 स्किप कर गया। 15 शायद डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? 15 3 जा 45 3, यस 15 से भी डिविजिबल हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि मैं सारे के सारे फैक्टर्स, बाय चांस अगर मैं एक भी फैक्टर स्किप कर गया, एक भी नंबर मैं यहाँ पे स्किप कर गया, तो जितने भी मैं फैक्टर्स लिख रहा हूँ वो सब काम जीरो हो जाएगा। इतनी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, अगर मैं एक भी फैक्टर्स यहाँ पे एक भी फैक्टर स्किप कर गया। क्योंकि ऑप्शन पास पास आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से 16 18 20 22, जब भी आपको कुछ लगेगा 18 20 आप खुश होके लिख के आ जाओगे। सॉरी 15 into 32। सो आपको अब नहीं पता कि कितने फैक्टर्स हैं आपके पास। सो हाउ यू गोइंग टू फाइंड? तो आप सबसे पहले 480 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करोगे। 480 के प्राइम फैक्टर्स क्या लिख पाओगे? और प्राइम फैक्टर्स के लिए सबसे बेसिक मेथड है हमारे पास 2 240, 2 120, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5।
इसमें किसी की कोई गलती नहीं होने वाली है, ये हर बच्चा प्रॉपरली लिख लेगा। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 480 कैन बी रिटन एज 2 raised power 5 into 3 raised power 1 into 5 raised power 1. So let's go back. 2 raised power 5 into 3 raised power 1 into 5 raised power 1. ये हमारे पास क्या है, 480 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अगर मैं इनमें से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करता हूँ, हृदय शांति बनाए रख, ठीक है मैं समझ गया, तुझे याद आ गया मेथड, तो अब थोड़ा सा पेशेंस रख। तो अगर हम बात करते हैं जितने भी हमारे पास ये फैक्टर्स हैं, लेट्स से दिस 80, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 raised power 4 into 5 raised power 1, 16 into 5 दैट इज 80। अगर मैं 40 को लिखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cube into 5 raised power 1। अगर मैं 32 को लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 raised power 5। अगर 15 लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 raised power 1 into 5 raised power 1। अगर मैं 480 इटसेल्फ लिखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 raised power 1 into 5 raised power 1 into 2 raised power 5। और अगर मैं 160 लिख रहा हूँ तो 160 कैन बी रिटन एज 32 into 5, 2 raised power 5 into 5 raised power 1। तो जितने भी मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिख पा रहा हूँ, क्या किसी में भी 2 की पावर 5 से बड़ी है? तो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 that can divide this number 480 will be 5। मैक्सिमम पावर ऑफ 2 आई एम टॉकिंग अबाउट। मैक्सिमम पावर 2 की क्या होनी चाहिए कि ये इसको 480 को डिवाइड कर दे, 2 raised power 5, या 2 raised power 2 will be dividing as well, 2 cube will be dividing as well, 2 raised power 4 will be dividing as well। तो maximum power of 2 that can divide 480 will be 2 raised power 5। maximum power of 3 that can divide 480 will be 3 raised power 1। if you will be checking that whether 480 is divisible by 9, it won't be divisible by 9। and 5 से तो क्या होगा आपके पास, 480 क्या होगा, डिविजिबल होगा। 480 will be divisible by 5, but 480 will not be divisible by 25। so the maximum power of 5 that can divide 480 is 5 raised power 1। so what is the possibility now? अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2 raised power 0 से लेके 2 raised power 5 तक, जो 480 को डिवाइड करने वाला है। सो 2 raised power 1 into 3 into 5, यहाँ पे मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 raised power 0 and 3 raised power 1। यहाँ पे मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5 raised power 0 and 5 raised power 1। so how many possibilities are here, 6 possibilities। and what about 2 and 2? so the number of factors, or you can say that number of divisors will be 24। are you getting this point? क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम पावर क्या है 2 की, जो 480 को डिवाइड कर सकता है, बिकॉज आई कैन सेलेक्ट दिस दिस दिस, सो दिस विल गिव यू 2, और ये क्या करेगा, 480 को डिवाइड करेगा। अगर मैं 2 स्क्वायर 3 रेज़ पावर 1 और 5 रेज़ पावर 0 ले रहा हूं तो ये भी क्या करेगा, 480 को डिवाइड करने वाला है, तो ये भी एक नंबर होगा, दैट इज 12। तो 2 रेज़ पावर 0 से लेकर 2 रेज़ पावर 5 तक कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, दैट इज 6। 3 रेज़ पावर 0 3 रेज़ पावर 1 कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2। 5 रेज़ पावर 0 5 रेज़ पावर 1 कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 2। सो द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और यू कैन से दैट नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 6 into 2 into 2, that is 24। so how you are going to write it, if any number n is given to you, first of all you will be breaking it into prime factors where a, b and c are prime numbers। a, b और c हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे अब हमारे पास, वो रहने वाले हैं p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। क्योंकि अगर a रेज पावर p हमारे पास n को डिवाइड कर रहा है, सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज विल बी देयर, a रेज पावर 0 टू a रेज पावर p। so how many possibilities will be there from b raised power 0 to b raised power q, from c raised power 0 to c raised power r। so the number of divisors will be p+1 into q+1 into r+1। is it clear to everyone?
कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी भी इसमें डाउट है? एनी वन ऑफ यू? सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, that is sum of all the factors. So when I say that sum of all the factors, so sum of all the factors क्या रहने वाला है? अभी हमने जो नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखे उन सभी का हमने क्या करना है, सम करना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे आए थे हमारे पास, उसी केस की बात कर रहा हूं मैं। So now if you are multiplying these 6 numbers with these 2 numbers and these 2 numbers, 6 into 2 into 2, the number of factors were 24. अब इन जो 24 नंबर्स को जब हम लिखने वाले हैं, इन सभी का हमें क्या करना है, सम निकालना है। अगर मैं इसको लिख लूं ऐसे, 2 रेज़ पावर 0 प्लस 2 रेज़ पावर 1 2 स्क्वायर तो अगर हम इसकी बात करें, पहले इसको उन चारों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 रेज़ पावर 0 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 15, इनको मैंने 24 नंबर एंड यू कैन ऐड दीज नंबर्स। तो पहले 2 रेज़ पावर 0 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 15 को, फिर 2 रेज़ पावर 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 15 को। तो यहाँ पे ये अगर मैं अगेन 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, देन 2 क्यूब, देन 2 रेज़ पावर 4, देन 2 रेज़ पावर 5, तो अगर हम बात करें इससे हमारे पास क्या आने वाला है, ऑल द फैक्टर्स आने वाले हैं। तो अगर हम एक तो इन सबको लिख के सोल्व करें और या तो हम इसको सोल्व कर ले, बात तो एक ही है। और इसको सोल्व करना हमारे लिए बहुत आसान चीज है। इसको अगर मैं सोल्व कर रहा हूं, 2 रेज़ पावर 0 से 2 रेज़ पावर 5 तक का सम क्या होगा, 63। 3 रेज़ पावर 0 प्लस 3 रेज़ पावर 1 4 into 6, so 63 into 4, 252 into 6, so this will be sum of all the factors. Are you getting this point? क्योंकि जब हम इसको ओपन करके लिख के ऐड करें या यहां से इसी को सोल्व कर ले, दोनों केस में आंसर तो हमारे पास क्या आने वाला है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स आने वाले हैं। तो टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, हाउ वी नीड टू राइट, यहां से आई गेस समझ में आ गया होगा। अब हम इसको जनरलाइज फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूले के वे में लिख सकते हैं। लेट्स से n इज ए नंबर जिसके आपको फैक्टर्स का सम निकालना है। अगेन आई एम राइटिंग a रेज़ पावर p, b रेज़ पावर q इंटू c रेज़ पावर r। सो अब हमें इसको कैसे लिखना है, a रेज़ पावर 0, a रेज़ पावर 1, a स्क्वायर, a रेज़ पावर p, b रेज़ पावर 0, b रेज़ पावर 1, b रेज़ पावर q, c रेज़ पावर 0, c रेज़ पावर 1 टिल c रेज़ पावर r। तो अब हमें इन सब का प्रोडक्ट करके आंसर निकालना है। एक्चुअली दीज आर 3 जीपीज। तो बुक में जो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस जीपी के सम की वे में होगा। जरूरी नहीं है कि आपको क्रैम ही करना है वो फॉर्मूला, सिंपली आप समझ सकते हो कंसेप्ट को। इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 1, a इंटू आर रेज़ पावर n, a की पावर क्या होगी p प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पे p प्लस 1, माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का, where a was the first term, r was the common ratio, so a into r raised power n minus 1 upon r minus 1. Similarly, b raised power p plus 1 minus 1 upon b minus 1 into c raised power p plus 1 minus 1 upon c minus 1. So this will be the answer, but you don't need to cram it. आपको पता है कि अगर 2 या 3 टर्म्स है तो डायरेक्ट बीजा ऐड कर दो। अगर आपको लगता है कि ज्यादा टर्म्स है एंड यू नीड टू सॉल्व इट बाय जीपी, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू सॉल्व इट।
बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है? एनी वन ऑफ यू? क्लियर है सबको? यस सर। सभी बुक्स में मिल जाएगा हृदय, ये किसी भी बुक में फॉर्मूला चेक करेगा, ये फॉर्मूला इसी वे में लिखा हुआ मिल जाएगा तुझे। सो नेक्स्ट कंसेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स की, तो पीछे चलते हैं थोड़ा सा, यहां पे आ जाते हैं। जो हमने फैक्टर्स लिखे थे 1 इंटू 480, इनका प्रोडक्ट कितना है? 480। 2 इंटू 480, इसका प्रोडक्ट कितना है? 480। 3 इंटू 160, इनका प्रोडक्ट कितना है? 480। 4 इंटू 120, इनका प्रोडक्ट कितना है? 480। इनका प्रोडक्ट कितना है? 480। जितने भी मेरे पास पेयर्स रहेंगे उन सबका प्रोडक्ट कितना है? 480 रहने वाला है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पेयर्स, और यहाँ पे पेयर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 24 है तो पेयर्स कितने रहने वाले हैं? हाफ। क्यों? क्योंकि 12 पेयर्स जब बनेंगे तब हमारे पास 24 फैक्टर्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली निश्चल 480 रेज पावर 12। सो जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट कितना रहेगा? 480 रहने वाला है। तो जितने भी आपके पास नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? n/2, where this n is number of factors। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे हमारे पास? n/2। सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या रह जाएगा? इफ द नंबर इज n रेज्ड पावर n/2। जितने आपके पास पेयर्स बनेंगे n की पावर वहां पे क्या आ जाएगा? 480 रेज्ड पावर 12। या बुक्स में आपको मिलेगा जो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है, वहीं पे वो पूरा का पूरा बड़ा हुआ लिखा हुआ मिलेगा, वो मैं उतना नहीं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। सो बुक में अगर जाओगे तो 1/2 टाइम्स, अगर a b c इसके प्राइम नंबर है तो a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर्स आप निकाल सकते हो a+1 प्लस b, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 से, सॉरी p+1 q+1 r+1 जो पावर है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2, दैट विल गिव यू पेयर्स, एंड प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स विल बी n रेज्ड पावर n/2। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? तो जल्दी से, टाइम हमारे पास है नहीं, तो अब हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, एक क्लास में थ्योरी, एक क्लास में क्वेश्चंस। तो आज मैंने सारी की सारी मोस्टली इसकी थ्योरी डिस्कस कर दी है, कल इन्हें दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे हम। समझ गए? सर ये 12 पेयर कैसे हो गए सर? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे? 24। और हाँ पेयर्स कितने बनेंगे? हर दो फैक्टर, एक पेयर में कितने फैक्टर आएंगे? 2। ये सभी फैक्टर तो है 1 2 3 4 5 6 8 10 12 40 48। तो जितने तेरे पास फैक्टर आएंगे 24, अगर फैक्टर्स हैं तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? हाफ नहीं होंगे? हाँ ठीक है सर। समझ गया कुशल? यस सर। सो दो आसान से क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक से, जो हमने अभी डिस्कस किया है। फाइंड सम ऑफ, चलो सम रहने दो, फाइंड नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 300 300 एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम भी अगर निकालना चाहो निकाल सकते हो, एंड सम एज वेल। तीनों क्वेश्चन सोल्व कर दो। तो आज हम इतना ही करेंगे। फाइन। एक क्लास में 20 बेंच और 40 बच्चे। निश्चल तेरी बात मुझे समझ में नहीं आई। व्हाट यू वांट टू से? सर ये कुशल पूछ रहा था ना, ये 12 पेयर कैसे बने, तो फिर जैसे 24। अच्छा, ये कह रहा चाह रहा तुम कि 40 बच्चे हैं और 20 बेंच पे, हर बेंच पे 2-2 बच्चे बैठे हैं, तो 20 बेंच हो गए।
अरे ठीक है दिनेश, बेंच की कैपेसिटी 2 है, तू तो अकेला ही बैठेगा।